कभी सोचा है जब कोई आवाज अमर हो जाए तो उसे खामोश करने की कितनी साजिशें होती हैं। कभी सोचा है जब कोई नाम युगों तक जिंदा रहने लगे तो कितनी नफरतें उसे मिटाने की कोशिश करती हैं। आज हम बात करेंगे उस सुर कोकिला की जिसने अपनी आवाज से करोड़ों दिलों को छुआ, जिसने दर्द को सुरों में पिरोकर अमर बना दिया, जिसके गीत जन्म से लेकर मृत्यु तक हर इंसान के सफर का हिस्सा बन गए। पर क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी आया जब इस अमर आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश की गई। धीरे धीरे, रोज रोज, जहर की बूंदों से। कौन था वो जो लता जी को धीमे जहर का शिकार बना रहा था? क्यों और कैसे उनकी जिंदगी एक दर्दनाक साजिश की चपेट में आ गई? इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंका देगा, हर सच आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो जुड़े रहिए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक राज है जिसे जानना जरूरी है। हर सुर में बसी है एक अनसुनी दास्तान, हर गीत में छिपी है एक अनकही पहचान, जो मिटाना चाहेंगी सदियां भी पर ये नाम रहेगा। बस आपका साथ और प्यार चाहिए, तभी सुर जिंदा रहेगा। तो इस आवाज को जिंदा रखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सुरों की इस कहानी को हर दिल तक पहुंचाना है। भारत का रत्न और स्वर कोकिला कहलाने वाली प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गया था। यूं तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 8 से 9 दशकों में बहुत से बड़े कलाकार हुए, एक से बढ़कर एक अभिनेता, अभिनेत्रियां, गीतकार, गायक, गायिकाएं, कोरियोग्राफर, आर्ट डायरेक्टर, निर्देशक ने इस इंडस्ट्री को जो दिया वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किसी धरोहर से कम नहीं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और देश के आजाद होने के बाद ऐसे कई गीतकार और गायक गायिकाएं हुई जिन्होंने अपने गानों से एक नई क्रांति तक ला दी। इन सब के बीच जब भी हमारे देश में किसी गायक गायिका का जिक्र होता है तो उसमें स्वर कोकिला लता मंगेशकर का नाम हमेशा से विशिष्ट सम्मान के साथ लिया जाता है। मौजूदा दौर में चाहे वह कितना ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गायक क्यों न हो, जब लता मंगेशकर से मिलता है तो उनके चरणों में बैठकर खुद को धन्य पाता है। लता मंगेशकर, जिन्होंने अपने 6 दशक से ज्यादा समय के फिल्मी संगीत के करियर में उन बुलंदियों को छुआ जो उनके जमाने में किसी महिला को मिलना अपने आप में खास बात हुआ करती थी। चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं उनके जीवन के कुछ अहम पहलुओं से जिनके बारे में आपने कुछ सुना तो होगा लेकिन विस्तार से नहीं जाना होगा। पिता ने रखा था हेमा नाम, बाद में बदला। सबसे पहले बात करते हैं लता मंगेशकर के प्रारंभिक जीवन से जुड़े एक तथ्य से। असल में 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर जन्मी इस बच्ची का नाम उनके पिता ने हेमा रखा, लेकिन 5 साल की उम्र होने पर उनके पिता ने उनका नाम बदलकर लता रख दिया। इसलिए कभी नहीं गई स्कूल। लता दीदी की शिक्षा के बारे में एक घटनाक्रम है जो बड़ा रोचक है। असल में लता मंगेशकर महज एक दिन के लिए ही स्कूल गई थी। इसका कारण ये रहा कि अपने स्कूल जाने के पहले दिन वह अपने साथ अपनी बहन और मशहूर सिंगर आशा भोसले को अपने साथ स्कूल ले गई। इस पर अध्यापक ने आशा भोसले को ये कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी। इस घटना से लता मंगेशकर इतना आहत हुई कि उन्होंने निर्णय लिया कि अब वह कभी स्कूल नहीं जाएंगी। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों में मानक उपाधि से नवाजा गया। ऐसा करने वाली भारत की अकेली महिला। लता को अपने सिने करियर में मान सम्मान बहुत मिले हैं। वे फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, उनके अलावा ये सम्मान पाने का सौभाग्य सत्यजीत रे को ही मिल सका। इसी क्रम में वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल एल्बर्ट हॉल में उन्हें पहली भारतीय गायिका के रूप में गाने का अवसर प्राप्त है। अक्सर कहानियां अधूरी छोड़ दी जाती हैं, पर याद रखना, अधूरे सच से बड़ा कोई झूठ नहीं होता। अगर आप अभी चले गए तो सिर्फ वही जानेंगे जो सब जानते हैं, पर अगर रुके तो वो सुनेंगे जो शायद ही किसी ने सुना हो। क्या आप वाकई वो राज जानना चाहते हैं जिसने सुरों की मल्लिका की जिंदगी को हिलाकर रख दिया, या फिर अधूरी जानकारी के साथ रहकर सिर्फ अफवाहों का हिस्सा बनना चाहते हैं? सोचिए, अगर उस दिन लता जी ने हार मान ली होती तो क्या हम आज ये कहानी सुना पाते? तो फिर आप क्यों हार मानकर अधूरी कहानी लेकर जाएंगे? रुकिए, सुनिए और वो सच जानिए जो जरूरी है। पर एक और बात, अगर ये कहानी आपको झकझोर दे, अगर ये सच आपको चौंका दे, तो इसे दबा मत देना। लाइक कीजिए ताकि ये आवाज दबने न पाए, शेयर कीजिए ताकि हर कोई ये सच्चाई जान सके, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी कहानियां आपसे न छूटें। हर राज का एक दरवाजा होता है,
पर वो सिर्फ उनके लिए खुलता है जो आखिर तक रुकते हैं। जो बीच में मुरझाते हैं उन्हें हमेशा अधूरी कहानियां मिलती हैं। तो क्या आप भी बस एक अफवाह लेकर जाना चाहेंगे, या फिर वो सच जानेंगे जो छुपाया गया था? अगर ये हकीकत आपको अंदर तक महसूस हुई तो इसे वहीं मत छोड़िए। लाइक करिए ताकि सच गूंजे, शेयर करिए ताकि हर कोई जागे, और सब्सक्राइब करिए ताकि हर दबी आवाज सुनी जा सके। क्योंकि कुछ सुर दर्द के होते हैं और कुछ साजिश के। इसलिए मोहम्मद रफ़ी से अनबन। लता मंगेशकर को लेकर एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है कि उनकी एक बार उनके सहकर्मी और मशहूर सिंगर मोहम्मद रफ़ी के साथ बोलचाल बंद हो गई थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वह क्या कारण था जिसके चलते दोनों दिग्गजों ने काफी समय तक एक दूसरे से बात नहीं की। असल में एक समय ऐसा था कि जब लता मंगेशकर गानों पर रॉयल्टी की पक्षधर थी, जबकि मोहम्मद रफ़ी ने कभी भी रॉयल्टी की मांग नहीं की। उनके इस कदम से सभी गायकों को धक्का पहुंचा। लता और मुकेश ने रफ़ी को बुलाकर समझाना चाहा, लेकिन मामला उलझता ही चला गया। दोनों का विवाद इतना बड़ा कि मोहम्मद रफ़ी और लता के बीच बातचीत भी बंद हो गई और दोनों ने एक साथ गीत गाने से इनकार कर दिया था। हालांकि 4 वर्ष के बाद अभिनेत्री नरगिस के प्रयास से दोनों ने एक साथ एक कार्यक्रम में दिल पुकारे आरे 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 अभी न जा मेरे साथी गीत गाया। आखिर कौन दे रहा था स्लो पॉइजन? लता मंगेशकर को एक बड़ा खुलासा उनकी बेहद करीबी पद्मा सचदेव ने अपनी किताब ऐसा कहां से लाऊं में किया था। उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि वर्ष 1962 में लता को, जब वह 32 साल की थी, तो उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। हालांकि इस मामले में कभी खुलासा नहीं हो सका कि आखिर उन्हें मारने की कोशिश किसने की। वे कौन लोग थे जो लता मंगेशकर को मारने की साजिश रच रहे थे? ये था शादी नहीं करने का कारण। इस बात की चर्चा बहुत होती है कि इतने सफर करियर के बावजूद आखिर लता मंगेशकर ने शादी क्यों नहीं की। इस मुद्दे पर उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा था, हमारी छोटी आयु में ही हमारे पिता का निधन हो गया था। ऐसे में घर के सदस्यों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। ऐसे में कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। बेहद कम उम्र में ही मैं काम करने लगी थी। सोचा कि पहले सभी छोटे भाई बहनों को व्यवस्थित कर दूं। फिर बहन की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो उन्हें संभालने की जिम्मेदारी आ गई। इस तरह से वक्त निकलता चला गया। हालांकि उनकी शादी को लेकर उस समय की मीडिया में कुछ खबरें प्रकाशित हुई, जिसके अनुसार बात कुछ और भी थी। असल में राजस्थान के डूंगरपुर राजघराने के राज सिंह डूंगरपुर की दोस्ती लता मंगेशकर से हुई। असल में राज सिंह की दोस्ती लता के भाई से थी। वे दोनों साथ में क्रिकेट खेला करते थे। अपनी पढ़ाई के लिए राज सिंह मुंबई गए, जहां उनकी दोबारा लता मंगेशकर से मुलाकात हुई। लता के भाई से मिलने कई बार राज सिंह अक्सर उनके घर जाते थे। समय के साथ उनकी लता मंगेशकर से दोस्ती हो गई। हालांकि दोनों की शादी नहीं हो सकी। इसके पीछे कारण था राज सिंह का अपने पिता को दिया एक वचन, जिसमें उन्होंने किसी आम लड़की को राजघराने की बहू नहीं बनाने की बात कही थी। इस कारण उनकी शादी नहीं हुई। शायद यही कारण रहा कि दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी किसी दूसरे से शादी नहीं की। हालांकि दोनों की दोस्ती रही। किशोर दास से मुलाकात का रोचक किस्सा। लता दीदी ने अपने करियर में कई मशहूर गाने किशोर कुमार के साथ मिलकर गाए। इन दोनों दिग्गज गायकों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बड़ा अजीब रहा है, जिसकी चर्चा यहाँ किए बिना इस वीडियो को पूरा नहीं माना जाएगा। असल में 40 के दशक में लता मंगेशकर ने फिल्मों में गाना शुरू किया था। तब वो लोकल ट्रेन पकड़कर स्टूडियो पहुंचती थीं। उन्हीं के शब्दों में किशोर कुमार से मेरी मुलाकात उस समय हुई थी जब मैं संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी के साथ काम कर रही थी। मैं ग्रांट रोड से मलाड तक ट्रेन से जाती थी। एक दिन किशोर दा महालक्ष्मी स्टेशन, जो कि ग्रांट रोड के बाद का स्टेशन था, से लोकल ट्रेन में मेरे कंपार्टमेंट में चढ़े। मुझे लगा कि मैं इन्हें पहचानती तो हूं, मगर कौन है? वह कुर्ता पायजामा पहने थे, गले में स्कार्फ बांधे और हाथ में एक छड़ी थी। स्टेशन से बॉम्बे टॉकीज का ऑफिस दूर था। मैं कभी पैदल तो कभी तांगा लेती थी। उस दिन तांगा लिया। मैंने देखा कि उनका तांगा मेरे पीछे था। मुझे लगा कि कुछ असामान्य हो रहा है। वह व्यक्ति मेरे पीछे आ रहा था। मैं सीधे रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंची, जहां संगीतकार खेमचंद प्रकाश बैठे हुए थे। मैंने हाफनते हुए पूछा, वह लड़का कौन है? वो मेरा पीछा कर रहा है। खेमचंद जी ने किशोर कुमार को देखा और हंसते हुए कहा कि यह किशोर कुमार है, अभिनेता अशोक कुमार के भाई। वो फिल्म जिसे 50 से ज्यादा बार देखा। अगर लता मंगेशकर के करियर की बात करें तो वर्ष 1942 में उन्होंने एक मराठी फिल्म में अभिनय भी किया था। उन्हें बॉलीवुड की फिल्मों में त्रिशूल, शोले, सीता और गीता, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और मधुमती पसंद आती है।
लेकिन उनकी मोस्ट फेवरेट फिल्म द किंग एंड आई है। इसके साथ ही वर्ष 1943 में प्रदर्शित फिल्म किस्मत उन्हें इतनी पसंद है कि वह इस फिल्म को अब तक 50 से ज्यादा बार देख चुकी हैं। तो ये थी वो हकीकत, एक ऐसी साजिश जो अगर कामयाब हो जाती तो शायद सुरों की देवी हमें इतनी सारी यादें देकर न जाती। पर तकदीर ने उनका साथ दिया और आज उनकी आवाज अमर है। फिर भी एक सवाल हम सबके जहन में रह जाता है, क्या ये सच जितने लोगों तक पहुंचना चाहिए उतने लोगों तक पहुंचेगा? ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज अगर ये सच आपको छू गया, अगर लता जी के संघर्ष ने आपके दिल को झकझोर दिया, तो आपका एक क्लिक इस आवाज को और ऊंचाई दे सकता है। आपका एक लाइक इस वीडियो की पहुंच को बढ़ा सकता है और आपका एक सब्सक्राइब इस सफर को आगे बढ़ा सकता है। सोचिए, लता जी की आवाज अमर है, पर क्या उनका संघर्ष भी अमर रहेगा या फिर धीरे धीरे ये भी धुंधला पड़ जाएगा? अब ये फैसला आपका है।